जय हिंद। आज हम लोगों की वर्णमाला की अंतिम क्लास है, मतलब वर्णमाला की आज छठी क्लास है। आज के बाद वर्णमाला से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा सब कुछ आपके क्लियर हो गए होंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई आपका ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो अब आपके मन में हो। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे उस इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे हमने सब कुछ देख लिया है। अगर आप मन लगा के और रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑफलाइन के हमारे जो बच्चे हैं वो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, वर्णमाला से जो भी चैप्टर उनको 5-6 चैप्टर हिंदी में पढ़ाया गया है, कहीं से आप कोई सवाल पूछ लीजिए, वो आपको फटाक से दे देंगे। लेकिन हमें चाहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने जो भी आपके कन्फ्यूजन है आप उसको दूर कर लीजिए। वर्णमाला से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी समस्या हो वो सब आपका हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। वर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है? कुल वर्णों की संख्या पहले 52 हुआ करती थी, लेकिन अब कुल वर्ण कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। अब इसमें देखा जाए तो एक स्वर है और एक व्यंजन है। अब एक तरफ आपका स्वर हो जाता है और दूसरी तरफ आपका व्यंजन हो जाता है। स्वर और व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्वर है इनकी संख्या है 13, लेकिन मुख्य स्वर की अगर हम लोग बात करें तो 11 है। अब वहीं पर व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो कुल संख्या पहले हुआ करती थी 39, लेकिन अब कितनी हो गई है? 40 हो गई है। और मुख्य की अगर हम लोग बात करें तो 33 है। अब इसमें जो स्वर हमारे हैं, ये स्वर, इसमें दो वर्ण ऐसे हैं, एक अंक है और एक आपका आहा है। एक अंक है और एक आहा है। तो ये आपका अनुस्वार, अयोगवाह, ठीक, अयोगवाह। जैसे मान लीजिए अभी कहीं लिखा हो कि एक एक सवाल आपका बनता है, दो स्वर एक साथ कभी नहीं लिखे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि जो ये जो स्वर हैं ये उन लोगों के किसी अक्षर या किसी उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, विंदी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको विंदी में कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। उसके बाद में अब उच्चारण के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे है तो उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 है। इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें री को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये तो इससे भी क्या बन रहा है? री, तो कहीं ना कहीं ये व्यंजन है, तो इसलिए री को उच्चारण के आधार पे हम लोग यहाँ पे नहीं रख। संयुक्त व्यंजन की अगर हमने बात की है तो संयुक्त स्वर को भी हमने बता दिया है कौन कौन सा है। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, तो संयुक्त स्वर की भी संख्या 4 है आधार पे, तो इसका भी 4 प्रकार से हमने यहाँ आपको बताया है। विपरीत बताया है, अर्ध विपरीत, समृत, अर्ध समृत, यहाँ तक आपका हो गया था। अब हम लोग व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नया वाला वर्ण जुड़ा है, ये वाला वर्ण जुड़ा है, ये जो है ये गढ़वाली का ड़ा है, गढ़वाली में ड़ा है, और आपके यहाँ इसको ला पढ़ा जाएगा तो ला पढ़ेंगे तो दंत हो जाएगा, गढ़वाली में आपका मूर्धा हो जाएगा उच्चारण स्थान। इसमें 33 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका 25 जो है वर्गीय व्यंजन है। उसके बाद 8 जो बचे हैं इसमें 4 अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, और 4 जो है ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। अब इसमें इसके अलावा जो इसमें और बचे हैं 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनको ताड़नजात भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग कहें कि 4 संयुक्त व्यंजन है, ये 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 2 इधर हो गया 6, और 6 3 9, एक ड़ा वाला जो नया वाला जुड़ा है इसका गढ़वाली की तरह ड़ा भी होगा और ये आपका ला भी होगा, ये दोनों जुड़ा हुआ है। ये वर्ण अभी आपका जुड़ा हुआ है नया। तो हिंदी में देखेंगे तो ला होगा, गढ़वाली में देखेंगे तो आपका ड़ा हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान देखेंगे तो मूर्धा हो जाएगा, इसका आपका दंत हो जाएगा। हमने जो उच्चारण स्थान था इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बता दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो व्यंजन है इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। इसको शिरोरेखा जो किसी भी शब्द के ऊपर लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई। इसको कहते हैं खड़ी पाई। अब ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है। शिरोरेखा को ना पार करने वाले कौन कौन वर्ण है इसको भी हमने आपको बता दिया। शिरोरेखा को पार करने वाले कौन कौन से वर्ण हैं हमने इसको भी बता दिया। उसके बाद कौन से ऐसे वर्ण हैं जहाँ पे शिरोरेखा नहीं है उनको लोटनिक वर्ण कहा जाता है, ये भी बता दिया। अब हम ये आपको इसमें अगला है कि जैसे खड़ी पाई के नीचे जो बिंदी लगी होती है अड़ा, अड़हा वाली, तो अड़ा और अड़हा वाली बिंदी कहाँ कहाँ नहीं लगती है, कहाँ कहाँ लगती है उसको भी बताएंगे। इससे पहले आपकी जो बिंदी है ये कहाँ लगती है, इसको क्या कहते हैं, और इसके ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसको क्या कहते हैं। तो ये आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो इसमें आज वर्णमाला की अंतिम क्लास है और यही पढ़ाने के बाद हम लोग सीधे अपने वर्तनी पे चलेंगे। जैसे ही वर्तनी पढ़ेंगे तो वर्तनी में हम आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा देंगे। जैसे वर्तनी वाला चैप्टर समाप्त होगा हम आपके 20-21 जो विराम चिन्ह है उसके बारे में बता करके और सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे संधि पे। और जब संधि पढ़ेंगे उसके बाद फिर और आगे का नया नया चैप्टर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो खड़ी पाई है और शिरोरेखा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदी है, बिंदु का क्या मतलब होता है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे शिरोरेखा वाली लाइन खींचेंगे। ये है शिरोरेखा, यहाँ पे खड़ी पाई हो गई, ये आपकी खड़ी पाई हो, खड़ी पाई। इसके ऊपर जो बिंदी लगी है, इसके ऊपर बिंदी लगी है, इसके ऊपर बिंदी लगी है, ये इसके ऊपर बिंदी लगी है। सबसे पहले हम लोग जो खड़ी पाई के पहले बिंदी लगी है इसका मतलब क्या होता है, ये यह अरबी फारसी शब्दों के साथ लगती है, अरबी फारसी शब्दों के साथ प्रयोग होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रयोग होती है। ठीक, ये कौन कौन से वर्ण हैं, ये आपके का हैं, ये आपके खा हैं, फा है। इनको हम लोग आगत ध्वनियां भी कहते हैं, इनको हम लोग अरबी फारसी या विदेशा शब्द भी कहते हैं। इस जो विंदी लगी है इस विंदी को हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता लगी हुई है, इस बिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये तो ये एक बिंदी यहाँ हो गई और एक बिंदी यहाँ हो गई। इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये इससे पहले वाली बिंदी के बारे में आप समझ गए। अब उसके खड़ी पाई के तुरंत बाद वाली बिंदी जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो खड़ी पाई के जो बाद वाली बिंदी है इसके बारे में देख लेते हैं। पंचमाक्षर, किसका पंचमाक्षर, का वर्ग का। तो का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, अंगा है। ये बिंदी प्रयोग होती है, अंगा। ठीक, ये आपका अंगा इसका प्रयोग होता है। अब इसके ठीक जो ऊपर है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये, और ये आपका जो है ड़ा और ढा के साथ होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, भी उसके बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले हम लोग इस बिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो इस बिंदी के बारे में देखने से पहले आपको जो वर्गीय व्यंजन है वो सब आपके पता होना चाहिए। वो जो 2500 वर्गीय व्यंजन है उनके बारे में आपका पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये का वर्ग का है, पा वर्ग का है। इतना आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के ऊपर, मतलब किसी भी वर्ण के अक्षर के ऊपर यदि कोई बिंदी लगी है, उस बिंदी के तुरंत बाद वाला अक्षर या वर्ण कौन सा है इसी पर निर्भर करेगा और इसी आधार पर ये बिंदी हटेगी और इसी आधार पर ये बिंदी लगेगी। जैसे इसका पंचमाक्षर कौन सा है, इसका पंचमाक्षर अंगा है, इसका पंचमाक्षर इया है, मा है। ये जितने भी हैं ये सभी कौन से हैं, ये अनुनासिक वर्ण हैं। कौन से हैं, अनुनासिक वर्ण। इन ये अनुनासिक वर्ण हो गए, अनुनासिक वर्ण हो गए। कैसे ये पता चलेगा, आइए एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ये हो गया, इसका एक शब्द हो गया गंगा, ये बिंदी लगा हुआ है और ये गंगा लिखा हुआ है। देखिए इस अक्षर के तुरंत ऊपर क्या है, बिंदी है, और बिंदी के तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है, गा है। आप देखेंगे गा किस वर्ग का है, का खा गा, और इसका पंचमाक्षर है अंगा। जब बिंदी हटेगी तो ये अंगा हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जब अंगा होगा लेकिन ये आधा हो जाएगा। तो जब ये आधा हो जाएगा तो इसको आधा कैसे लिखा जाएगा, इसको आधा लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि चाहे इसके ऊपर गा लिख दें और चाहे इसके नीचे हलंत लगा दें, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो जब हम इस बिंदी को हटाएंगे तो ये गा हो जाएगा और ये अंगा आ जाएगा और बिंदी लगेगी और ये हलंत लगेगा और ये आपका हो जाएगा गा, लिख दिया जाएगा। अब ये आपका बिंदी हटी, अब यहाँ पर देखिए बिंदी नहीं है, बिंदी नहीं है, ये नया वर्ण आपका यहाँ से बनके तैयार हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, चंचल। और ये बिंदी का प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा को, जैसे गंगा जो है ये है गंगा और अंगा लिख के और इसके ऊपर ऐसे गा लिख देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक, अब ये जो चंचल लिखा है इसको देखिए, इसको ना देखिए कौन सा है, विंदी के तुरंत बाद वाला कौन सा है, तो विंदी के तुरंत बाद वाला चा है। तो चा किस वर्ग का है, इसका वर्ग का है। इसका पंचमाक्षर इया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब आप कहेंगे यहाँ बिंदी क्यों रख दिए हैं, अब बिंदी यहाँ पे नहीं रहेगी,
ये बिंदी यहाँ से गायब हो जाएगी। तो जब यहाँ से बिंदी गायब हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या? चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। उसी प्रकार से इसका भी कोई एक वर्ण आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग प्रयास करिएगा। अंडा लिख देते हैं, अंडा, अंडा, ये अंडा हो गया। अब अंडा को जब ये बिंदी की तुरंत बाद क्या है? डा है, तो डा किस वर्ग का है? टा का है। टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, इसका पंचमाक्षर क्या है? अड़ा है। तो जब इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे आह रहेगा, ये बिंदी हट जाएगी, इधर से आधा अड़ा आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया? अंडा बन गया। देखिए कितना आसान है। इसका भी कोई लिख लेते हैं हम लोग, हैं चंदा। तो ता था द, धाना इस वर्ग का है, दा। इसके ऊपर बिंदी हटाना है, इसका पंचमाक्षर ना है, तो ना को आधा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? चंदा, धंधा शुरू हो जाएगा, चंदा हो जाएगा। इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, पंप। बिंदी हटाएंगे, इसका अंतिम लिखे, बिंदी हटी, आधा माँ लिखे, पंप लिख दिए। ये देखिए, इस आधार पे हम लोग बिंदी को हटाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर उसके नीचे हलंत लगाएंगे। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये हिंदी में लिखा जाएगा, हलंत लगेगा तो संस्कृत शब्दों के साथ हो जाएगा, तत्सम शब्दों के साथ। ये आपका संस्कृत का शब्द है, हिंदी वाला शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। अंगा नीचे रहेगा, गा रहेगा। गा आपको लगेगा कि आधा है, लेकिन वो आधा नहीं है। अभी आगे वर्तनी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद खड़ी पाई के जो नीचे है, जैसे ये आपकी सिरोरेखा है, अब सिरोरेखा के जो बाद वाली है, जैसे ये सिरोरेखा है और सिरो खड़ी पाई है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। अब इसके नीचे जो है इसके बारे में पढ़ना है, ये इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, ये उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है। किसके साथ होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ। ताड़न जात व्यंजन कहें और चाहे इसको द्विगुण व्यंजन कहे, व्यंजन कहें, ठीक। ये या सब इसका रहेगा, ये ठीक। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या केवल 2 है। एक ड़ा है जो ढा होता है, इसके नीचे बिंदी लग की जाती है तो ये ड़ा हो जाता है। एक ये आपका है ढा है, इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ढा है। तो ये उपसर्गों में या अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होंगे, या किसी भी शब्द की शुरुआत ड़ा या ढा से हो रही है तो उसमें ड़ा नहीं लगेगा। क्या क्या होगा इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका पूरा निर्देश हम आपको बता देते हैं। चाहे ड़ा लिखिए चाहे ढा लिखिए, ड़ा और ढ़ा प्रयोग, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। जैसे एक है द्वित्व व्यंजन में नहीं लगेगा। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि जहां डबल व्यंजन हो, 2 व्यंजन हो, वहां पर ये नहीं लगेगा, ठीक। जैसे आपका हो गया लड्डू, ड ड ड हो गया। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लड्डू। ये देखिए लड्डू, लड्डू, ये द्वित्व व्यंजन है। ये द्वित्व व्यंजन ये भी है और द्वित्व व्यंजन ये भी है। ढक्कन हो गया, लड्डू हो गया, ढक्कन हो गया, यहां नहीं लगेगा, ठीक। अंग्रेजी शब्दों में भी नहीं लगेगा। बोर्ड हो गया, बोर्ड, रोड, रोड, ये डा। ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। उपसर्ग के साथ भी ये नहीं लगेगा, ठीक। उपसर्ग किसको कहते हैं? किसी शब्द के पहले जो शब्द होता है उपसर्ग, और लास्ट वाला जो होता है प्रत्यय होता है, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपका निडर, क्या हो गया? निडर। तो नी आपका क्या है? निडर। ये देखिए ड़ा नहीं प्रयोग होगा। तो ये आपका नी क्या है? ये उपसर्ग है। डिग, ये डी हो गया, गा, डिग। ये आपका क्या है? उपसर्ग है। अनुस्वार, किसी शब्द के ऊपर यदि अनुस्वार है, अनुस्वार के पहले या अनुस्वार के बाद, ड या ढा से तुरंत पहले या बाद में, तो भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे अंडा, जैसे क्या आपका हो गया? अंडा। आपका क्या हो गया? डंडा, आडंबर, ठीक। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब बहुत है।
किसी शब्द के शुरुआत में नहीं लगेगा, किसी शब्द के शुरुआत में नहीं लगेगा। लियो ढोलक हो गए, ढोलक हो गए, ढक्कन हो गए, ढक्कन हो गए, ढक्कन हो गए। ये द्वित शब्द है, यहां हम लोग इसको द्वित, और यहां शुरुआत से भी है, शुरुआत से। मुंडन, मुंडन किस में आएगा? तो मुंडन आप कहेंगे कि अनुस्वार वाला है, अनुस्वार वाला है, द्वितीय व्यंजन के साथ नहीं होगा, अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं लगेगा, उपसर्ग के साथ यदि किसी भी शब्द की शुरुआत हो रही है तो उसके बाद नहीं लगेगा, और किसी शब्द की शुरुआत अगर हो रही है तो वो भी कभी ड़ा और ढा से नहीं होगी। जब भी होगी लड़ाई, तो ला पहले है उसके बाद ड़ा है, लड़ाई। पढ़ाई है ना, अब पा उपसर्ग नहीं है, पढ़ाई, ढ़ा लग गया है, तो कहने का ना तो अनुस्वार है, ना तो शुरुआत हो रही है, ना तो उपसर्ग है, और ना तो अंग्रेजी शब्द है, और ना तो द्वितीय व्यंजन है। ठीक, तो इस प्रकार से जहां होंगे वहां पे नहीं लगेगा। तो आज हम लोगों का हिंदी वर्णमाला का क्लास खत्म होता है। अगली क्लास हम आपकी दूसरे चैप्टर की शुरू करेंगे, दूसरे अभ्यास, दूसरे पाठ की शुरू करेंगे, जिसका नाम है वर्तनी। वर्तनी पढ़ने के बाद आपका वर्णमाला और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्णमाला क्लियर होगा तो आपकी वर्तनी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। जब वर्तनी आप जान जाएंगे तो शुद्ध अशुद्ध पहचानना सीख जाएंगे। जब शुद्ध अशुद्ध पहचानना सीख जाएंगे तो उपसर्ग प्रत्यय लगाना सीख जाएंगे। उसके बाद संधि विच्छेद और संधि करना आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वाले वर्तनी की, तब तक के लिए जय हिंद।